कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आराम से बैठे हों और अचानक आपको अपनी स्कूल की कोई पुरानी बात याद आ जाए, या फिर किसी दोस्त से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगे लेकिन वही दोस्त किसी और को देखकर मुंह बना ले। अरे ये तो रोज की बात है। कभी कभी हम बिना किसी कारण के उदास हो जाते हैं और कभी कभी छोटी सी बात पर भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ये सब क्या चक्कर है? हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है? ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो विचार हैं, ये आते कहां से हैं और चले कहां जाते हैं? ये सवाल सिर्फ आपके या मेरे मन में नहीं आता, बल्कि दुनिया में हर इंसान कभी न कभी ये जरूर सोचता है। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा खेल है जो 24 घंटे चलता रहता है, सोते जागते, उठते बैठते। ये सब सवाल इतने आम हैं कि हम इन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। जैसे रात को सोते समय हमें सपने क्यों आते हैं? कभी कभी सपने इतने असली लगते हैं कि सुबह उठकर भी हम सोचते रहते हैं कि ये सच था या सपना। या फिर जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो थोड़ा घबरा क्यों जाते हैं? और कुछ लोग तो स्टेज पर जाकर ऐसे बोलते हैं जैसे अपने घर में बात कर रहे हों, और कुछ मेरी तरह, अरे नहीं, मैं तो अब बिंदास बोलता हूं। लेकिन शुरू शुरू में तो सबकी हालत पतली हो जाती है। ये सब हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार का ही तो खेल है। हर इंसान का दिमाग एक जैसा होता है, पर सोच और आदतें अलग अलग क्यों होती हैं? इसी पहेली को सुलझाने का नाम है मनोविज्ञान। सोचिए जरा, आप दुकान पर कुछ खरीदने गए और दुकानदार ने आपसे बहुत अच्छे से बात की, तो आपका मन खुश हो गया और आपने सोचा भी नहीं था। फिर भी 2-4 चीजें और खरीद ली। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपसे ठीक से बात न करे तो आपका मूड खराब हो जाता है और आप जरूरी सामान भी छोड़कर चले आते हैं। यहाँ सामान वही है, दुकान वही है, पर आपके खरीदने या न खरीदने का फैसला किस चीज पर निर्भर किया? आपके एहसास पर, आपकी फीलिंग्स पर। यही तो मनोविज्ञान है जो हमें समझाता है कि हमारे फैसले सिर्फ तर्क पर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ये हमारे अंदर की दुनिया को समझने का एक नक्शा है। तो भाई साहब, बात सीधी सी है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें न जाने कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर खुशी का है तो दूसरा गुस्से का, एक यादों का है तो दूसरा सपनों का। और इन सभी सॉफ्टवेयर्स को एक साथ समझने की कोशिश करना ही मनोविज्ञान का पहला कदम है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही कहानी है। हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारे बर्ताव के पीछे छिपे कारणों को जानना। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो आप शायद सोचेंगे, अरे ये तो दिमाग का केमिकल लोचा है। तो अब आप पूछेंगे, कपिल भाई ये सब तो ठीक है, पर ये मनोविज्ञान शब्द का मतलब क्या है? अरे बहुत आसान है। आप इस शब्द को तोड़कर देखिए। मनो और विज्ञान। मनो का मतलब है हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी भावनाएं। और विज्ञान का मतलब है किसी भी चीज को ध्यान से, तरीके से पढ़ना और समझना। तो मनोविज्ञान का सीधा साधा मतलब हुआ मन का विज्ञान। ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम इंसानी मन और उसके व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों सोचते हैं जैसा सोचते हैं और हम क्यों करते हैं जैसा करते हैं। ये कोई जादू टोना या मन पढ़ने की कला नहीं है, बल्कि एक पक्की साइंस है। जैसे एक डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करता है, एक्सरे करता है, ब्लड टेस्ट करता है ताकि वो बीमारी की जड़ तक पहुंच सके, ठीक उसी तरह एक मनोवैज्ञानिक हमारे मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश करता है। वो हमारे व्यवहार, हमारी बातों और हमारी भावनाओं का अध्ययन करता है ताकि वो समझ सके कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा गुस्सा, हमारा डर, इन सब के पीछे क्या कारण है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा बचपन का कोई अनुभव आज हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ पागलों का इलाज नहीं है जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि ये हर आम इंसान के लिए है। कई लोगों को लगता है कि मनोविज्ञान का मतलब है दूसरों के मन की बात जान लेना। अरे भाई, ऐसा होता तो मैं तो सिद्धू जी के मन की बात पहले ही जान लेता कि वो अगली शायरी कौन सी मारने वाले हैं। मजाक एक तरफ,
पर मनोविज्ञान किसी का दिमाग नहीं पढ़ता, बल्कि वो पैटर्न को समझता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान ये बता सकता है कि अगर किसी इंसान को बार बार असफलता मिलती है तो उसका आत्मविश्वास कम क्यों हो जाता है, या फिर जब हम किसी समूह में होते हैं तो हम अकेले होने की तुलना में अलग व्यवहार क्यों करते हैं। ये सब इंसानी स्वभाव के सामान्य नियम हैं जिन्हें मनोविज्ञान हमें समझाता है। ये हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर मनोविज्ञान एक ऐसा दोस्त है जो हमें आईना दिखाता है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम ऐसे क्यों हैं, और हम चाहें तो खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने बच्चे को कुछ सिखाते हैं, या अपने दोस्त को कोई सलाह देते हैं, या फिर अपने ऑफिस में किसी मुश्किल स्थिति को संभालते हैं, तो आप अनजाने में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे मनोविज्ञान, तो घबराना नहीं, बस समझना कि ये अपने ही मन की किताब पढ़ने जैसा है। अब सवाल उठता है कि ये मनोवैज्ञानिक करते क्या हैं? इनका मुख्य काम क्या है? तो समझ लीजिए कि मनोवैज्ञानिक एक तरह के जासूस होते हैं, लेकिन ये किसी चोर या मुजरिम की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और व्यवहार की जासूसी करते हैं। इनका मिशन होता है 4 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढना। पहला सवाल है क्या, यानी इंसान क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है। ये बस ध्यान से देखने और रिकॉर्ड करने का काम है। जैसे एक बच्चा क्लास में चुपचाप क्यों बैठा है, या कोई कर्मचारी ऑफिस में बार बार लेट क्यों आता है। मनोवैज्ञानिक पहले तो सिर्फ इस व्यवहार को नोट करते हैं, बिना कोई फैसला सुनाए। ये जासूसी का पहला कदम है, यानी सबूत इकट्ठा करना। जब क्या का जवाब मिल जाता है तो दूसरा और सबसे जरूरी सवाल आता है क्यों। वो बच्चा चुप क्यों है? क्या उसे डर लग रहा है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा? या घर पर कोई परेशानी है? वो कर्मचारी लेट क्यों है? क्या वो आलसी है, या उसकी बस छूट जाती है, या उसे काम में मन नहीं लगता? मनोविज्ञान का असली मजा इसी क्यों को ढूंढने में है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक कई तरीके अपनाते हैं। वे लोगों से बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, सर्वे करते हैं, और कभी-कभी तो लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। उनका मकसद होता है व्यवहार के पीछे छिपे असली कारण को उजागर करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक जासूस सुरागों को जोड़कर असली कहानी तक पहुंचता है। अब जब क्या और क्यों का पता चल गया, तो तीसरा सवाल आता है क्या होगा, यानी भविष्य का अनुमान लगाना। अगर हमें पता चल गया है कि बच्चा डर की वजह से चुप है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उसका डर दूर नहीं किया गया तो वो पढ़ाई में और पिछड़ सकता है और उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए कम हो सकता है। अगर हमें पता है कि कर्मचारी काम में रुचि न होने के कारण लेट आता है, तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में वो नौकरी छोड़ सकता है। मनोविज्ञान हमें भविष्य बताने वाला तोता नहीं बनाता, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि दी गई परिस्थितियों में इंसान कैसा व्यवहार कर सकता है। ये अनुमान कंपनियों, स्कूलों और यहाँ तक कि सरकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आखिर में आता है चौथा और सबसे शक्तिशाली सवाल, कैसे बदलें। जब हमें समस्या का कारण पता हो और भविष्य का अनुमान भी हो, तो हम उसे बदलने या सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ समस्याओं को समझना नहीं, बल्कि उन्हें हल करना भी है। उस डरे हुए बच्चे का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, उस कर्मचारी की काम में रुचि कैसे जगाई जाए। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं, थेरेपी करते हैं और ऐसे तरीके सुझाते हैं जिनसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। तो ये 4 कदम, क्या, क्यों, क्या होगा और कैसे बदलें, यही मनोविज्ञान का पूरा सार है। ये सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदलने का एक जरिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोविज्ञान आज जितना नया और मॉडर्न लगता है, इसकी जड़ें उतनी ही पुरानी हैं। हजारों साल पहले जब बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तब भी लोग मन के बारे में सोचते थे।
हमारे भारत में पुराने आर्ष मुनि ध्यान और योग के जरिए मन को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। यूनान में अरस्तु और प्लेटो जैसे बड़े बड़े दार्शनिक इस बात पर बहस करते थे कि विचार कहां से आते हैं, यादें कैसे बनती हैं और क्या मन और शरीर एक ही हैं या अलग अलग। तो मन को समझने की ये जो जिज्ञासा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इंसान के साथ ही पैदा हुई है। लेकिन तब मनोविज्ञान एक विज्ञान नहीं था, बल्कि दर्शन का हिस्सा था। दर्शन मतलब फिलॉसफी, जिसमें लोग बैठकर बड़ी बड़ी बातों पर सिर्फ सोचते और बहस करते थे। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई सबूत नहीं, बस अपनी अपनी सोच और तर्क। किसी ने कहा मन दिल में रहता है, तो किसी ने कहा दिमाग में। कई सदियों तक ये ऐसे ही चलता रहा। लोग मन और आत्मा को एक ही चीज मानते थे और इसके बारे में सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक बातें होती थी। इसे विज्ञान की तरह नहीं देखा जाता था, क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता था, इसे लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता था। मन तो दिखाई ही नहीं देता, तो उसका विज्ञान कैसे बने? यही सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर आया 19वीं सदी का वो दौर जब विज्ञान हर तरफ तरक्की कर रहा था। जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, सब में नई नई खोजें हो रही थीं। वैज्ञानिकों ने सीखा कि कैसे चीजों को ध्यान से मापा जा सकता है और कैसे प्रयोग करके सिद्धांतों को परखा जा सकता है। तभी कुछ विचारकों ने सोचा कि अगर हम बाहरी दुनिया की चीजों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ सकते हैं, तो हम अपने अंदर की दुनिया यानी अपने मन को क्यों नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा कि हम मन को सीधे तो नहीं देख सकते, पर मन के कारण जो व्यवहार होता है उसे तो देख और माप सकते हैं। और यहीं से मनोविज्ञान के एक अलग विज्ञान बनने की कहानी शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब मनोविज्ञान सिर्फ सोचने विचारने का विषय नहीं रहा, बल्कि प्रयोग और अवलोकन का विषय बन गया। लोगों ने इंसानी व्यवहार को प्रयोगशाला में अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह मापना शुरू किया कि किसी आवाज को सुनने में हमें कितना समय लगता है या हम कितनी चीजें एक साथ याद रख सकते हैं। इस नए दृष्टिकोण ने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित कर दिया। ये वो पल था जब मन की दुनिया के दरवाजे विज्ञान की चाबी से खुलने शुरू हुए और अंदर से निकली जानकारी ने दुनिया को हैरान कर दिया। तो जब मनोविज्ञान एक नया नया विज्ञान बन रहा था, तो कुछ हीरो भी तो सामने आए होंगे जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और इस कहानी के पहले सुपर हीरो थे जर्मनी के एक प्रोफेसर जिनका नाम था विल्हेम वुंदट। इन्हें मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो सुनिए। वुंदट वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लाइप्जिग शहर में दुनिया की सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐलान था कि अब हम मन की बातें सिर्फ हवा में नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें लैब में टेस्ट करेंगे, जैसे किसी केमिकल को करते हैं। वुंदट का तरीका बड़ा दिलचस्प था। वो लोगों को अपनी लैब में बुलाते और उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछते। जैसे वो उनके हाथ में एक सेब रखते और पूछते, बताओ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। लोग बताते, ये ठंडा है, चिकना है, लाल रंग का है। वुंदट इन सभी जवाबों को बहुत ध्यान से नोट करते थे। उनका मानना था कि जैसे एक केमिकल छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा कोई भी अनुभव छोटी छोटी संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर बनता है। वो मन के इन सबसे छोटे हिस्सों को पकड़ना चाहते थे। उनके इस तरीके को संरचनावाद कहा गया, क्योंकि वो मन की संरचना या बनावट को समझना चाहते थे। भले ही आज उनका ये तरीका पुराना हो गया हो, पर उन्होंने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया। अब जब वुंदट जर्मनी में मन की बनावट पर काम कर रहे थे, तो उसी समय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक और डॉक्टर थे जो मन की गहराइयों में कुछ और ही ढूंढ रहे थे। उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। फ्रायड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और उनके पास ऐसे मरीज आते थे जिनकी बीमारियों का कोई शारीरिक कारण नहीं मिलता था। जैसे किसी के हाथ में लकवा मार गया है, पर डॉक्टरों की जांच में हाथ बिल्कुल ठीक निकलता था। फ्रायड को लगा कि इन बीमारियों की जड़ शरीर में नहीं, बल्कि मन में छिपी है, और वो भी मन के उस हिस्से में
जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। उन्होंने इस हिस्से को अचेतन मन का नाम दिया। फ्रायड का मानना था कि हमारे अचेतन मन में हमारी दबी हुई इच्छाएं, डरावनी यादें और ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम समाज के डर से बाहर नहीं आने देते। और यही दबी हुई चीजें सपनों, जुबान फिसलने और मानसिक बीमारियों के रूप में बाहर आती हैं। उन्होंने मरीजों से बात करने का एक नया तरीका निकाला, जिसे मनोविश्लेषण कहते हैं। इसमें वो मरीजों को आराम से लिटाकर उनसे उनके बचपन, उनके सपनों और उनके मन में जो कुछ भी आ रहा है उसे बिना किसी रोक टोक के बोलने को कहते थे। फ्रायड के विचार बहुत विवादास्पद थे, पर उन्होंने दुनिया को मन के एक ऐसे अंधेरे कोने से मिलवाया जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। सिगमंड फ्रायड की कहानी थोड़ी और गहराई से जानने लायक है, क्योंकि उनके विचारों ने सिर्फ मनोविज्ञान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जो कहता है कि आपकी हर परेशानी की जड़ आपके बचपन में छिपी है या आपके सपनों का भी कोई गहरा मतलब होता है। उस जमाने में ये बातें किसी को भी हैरान कर सकती थीं। फ्रायड का सबसे बड़ा योगदान था अचेतन मन का विचार। उन्होंने मन की तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की। उन्होंने कहा कि जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो हमारा चेतन मन है, यानी वो बातें जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन बर्फ के टुकड़े का ज्यादातर हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा होता है, और वही हमारा अचेतन मन है, जिसमें हमारी असली इच्छाएं और डर दबे होते हैं। फ्रायड का मानना था कि बचपन के अनुभव, खासकर 5-6 साल की उम्र तक के, हमारी पूरी जिंदगी की शख्सियत को तय कर देते हैं। अगर बचपन में कोई दुखद घटना घटी हो या कोई इच्छा पूरी न हुई हो तो वो हमारे अचेतन मन में जाकर बैठ जाती है और बड़े होने पर किसी न किसी मानसिक समस्या के रूप में बाहर आती है। जैसे अगर किसी बच्चे को बचपन में अपने माता पिता से प्यार नहीं मिला तो हो सकता है कि बड़ा होकर उसे दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल हो। फ्रायड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन के महत्व पर इतना जोर दिया और ये बताया कि हमारे आज के व्यवहार के तार हमारे अतीत से जुड़े होते हैं। फ्रायड को सपनों का जासूस भी कहा जा सकता है। उनसे पहले लोग सपनों को बस यूं ही बेकार की चीज समझते थे, लेकिन फ्रायड ने कहा कि सपने बेकार नहीं होते, बल्कि वे अचेतन मन तक जाने वाली शाही सड़क हैं। उनका मानना था कि हमारे सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया है। जब हम जागे होते हैं तो हमारा चेतन मन इन इच्छाओं को दबाकर रखता है, लेकिन सोते समय जब चेतन मन का पहरा कमजोर हो जाता है तो ये इच्छाएं अजीबोगरीब तस्वीरों और कहानियों के रूप में सपनों में बाहर आती हैं। उन्होंने सपनों का विश्लेषण करके अपने मरीजों की छिपी हुई समस्याओं को समझने की कोशिश की। हालांकि आज के कई मनोवैज्ञानिक फ्रायड के सभी विचारों से सहमत नहीं हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ्रायड ने मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी। उन्होंने ही हमें सिखाया कि इंसान सिर्फ वही नहीं है जो वो दिखाता है, बल्कि उसके अंदर एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। उन्होंने हमें अपने मन के अंधेरे कोनों से डरने की बजाय उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी वजह से ही आज फ्राइडियन स्लिप जैसा मुहावरा आम हो गया है, जिसका मतलब होता है कि गलती से मुंह से वो बात निकल जाना जो आप असल में सोच रहे थे। फ्रायड ने हमें बताया कि हमारे मन में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये वुंत और फ्रायड की बातें तो बहुत भारी भरकम हो गईं। हमें तो ये बताओ कि हमारे जैसे आम आदमी के लिए मनोविज्ञान किस काम का है। तो जनाब, मनोविज्ञान सिर्फ डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लिए नहीं है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी में दाल चावल की तरह जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी चीज जो मनोविज्ञान हमें सिखाता है वो है तनाव से निपटना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव किसे नहीं है? काम का तनाव, रिश्तों का तनाव, पैसों का तनाव। मनोविज्ञान हमें बताता है कि तनाव क्यों होता है और हम इससे कैसे निपट सकते हैं। ये हमें सांस लेने की एक्सरसाइज, ध्यान और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने जैसे आसान तरीके सिखाता है, जिनसे हम शांत रह सकते हैं। दूसरी चीज है रिश्तों को समझना। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों का हो या बच्चों के साथ हो, हर रिश्ते में कभी न कभी अनबन होती है। मनोविज्ञान हमें सिखाता है
कि हर इंसान की सोच और महसूस करने का तरीका अलग होता है। ये हमें दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचने में मदद करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दोस्त या पार्टनर किसी बात पर वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो गुस्सा कम आता है और हम समस्या को बेहतर ढंग से सुलझा पाते हैं। ये हमें बेहतर संवाद करना सिखाता है, यानी अपनी बात को शांति से रखना और दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। ये किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तीसरा फायदा है बेहतर फैसले लेना। हम दिन भर में न जाने कितने छोटे बड़े फैसले लेते हैं, सुबह क्या पहनने से लेकर करियर में क्या करें तक। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारे फैसले अक्सर हमारी भावनाओं, हमारी पुरानी आदतों और दूसरों की राय से कैसे प्रभावित होते हैं। जब हम इन प्रभावों के बारे में जान जाते हैं तो हम ज्यादा सोच समझकर और तर्क संगत फैसले ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हमें कोई चीज इसलिए खरीद लेनी चाहिए क्योंकि उस पर लिमिटेड ऑफर लिखा है? मनोविज्ञान बताता है कि ये एक मार्केटिंग चाल है जो हमारे दिमाग में जल्दी करने का दबाव बनाती है। इस जानकारी से हम अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मनोविज्ञान हमें खुद को समझने में मदद करता है। मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे किस बात से खुशी मिलती है और किस बात से डर लगता है? मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तो हम आत्म सुधार की राह पर चल पड़ते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं और अपनी अच्छी आदतों को और मजबूत कर सकते हैं। ये हमें एक ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश इंसान बनाता है। तो मनोविज्ञान कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। मनोविज्ञान की सबसे मजेदार बात यह है कि ये आपको एक तरह का सुपर पावर देता है, लोगों को बेहतर ढंग से समझने का सुपर पावर। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके बॉस को किस तरह की बात पसंद है और किस तरह की नहीं, तो क्या आपका काम आसान नहीं हो जाएगा? मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि अलग अलग तरह के लोग कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो कुछ शांत रहना पसंद करते हैं। अगर आपका बॉस एक इंट्रोवर्ट है तो शायद उसे लंबी चौड़ी मीटिंग्स की जगह एक छोटा सा ईमेल ज्यादा पसंद आएगा। ये छोटी छोटी बातें समझने से ऑफिस का माहौल बेहतर हो सकता है और आपकी तरक्की के रास्ते भी खुल सकते हैं। यही बात हमारे पड़ोसियों और दोस्तों पर भी लागू होती है। आपका कोई दोस्त हमेशा हर प्लान के लिए हाँ कर देता है, पर आखिरी समय पर नहीं आता। आपको उस पर गुस्सा आता है, पर मनोविज्ञान शायद बताएगा कि वो ना कहने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। ये समझने के बाद आपका गुस्सा शायद कम हो जाएगा और आप उससे बात करके उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि लोगों के व्यवहार के पीछे की वजह को देखें, न कि सिर्फ उनके व्यवहार को। ये हमें ज्यादा सहनशील और समझदार इंसान बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसके बारे में हमें शायद कुछ भी पता ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञापन कैसे काम करते हैं? वो कैसे हमें वो चीजें खरीदने पर मजबूर कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती? इसके पीछे भी पूरा का पूरा मनोविज्ञान काम करता है। विज्ञापन बनाने वाले जानते हैं कि कौन से रंग लोगों को आकर्षित करते हैं, कौन सा संगीत लोगों के मन में खुशी जगाता है और कैसे किसी सेलिब्रिटी को दिखाकर वो हमारे मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं। जब हम मनोविज्ञान के इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं तो हम इन चालाकियों से बच सकते हैं। हम एक जागरूक ग्राहक बनते हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करता है, न कि विज्ञापनों से प्रभावित होकर। और तो और, मनोविज्ञान बच्चों की परवरिश में भी एक बेहतरीन गाइड है। ये हमें बताता है कि बच्चों को डांटने या मारने की बजाय उन्हें प्यार से समझाना क्यों ज्यादा असरदार होता है। ये हमें सिखाता है कि बच्चों को इनाम देकर अच्छी आदतें कैसे सिखाई जा सकती हैं। जब हम समझते हैं कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, तो हम उसके डर, उसकी जिद और उसके सवालों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। हम उसे एक आत्मविश्वासी और खुशमिजाज इंसान बनाने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, घर हो या बाहर, दोस्त हो या दुश्मन, मनोविज्ञान हर जगह काम आता है।
ये तो जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली किताब है। तो दोस्तों, ये थी मनोविज्ञान की दुनिया की एक छोटी सी झलक, एक ट्रेलर समझिए। हमने जाना कि मनोविज्ञान का मतलब है मन और व्यवहार का विज्ञान। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक गंभीर विषय है जो हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है। हमने ये भी देखा कि कैसे ये विषय सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। चाहे वो तनाव से निपटना हो, रिश्ते सुधारने हो या फिर बेहतर फैसले लेने हो। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर इंसान के काम आ सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। हमने इतिहास की गलियों में झांक कर देखा कि कैसे विल्हेम वुंट जैसे महापुरुष ने इसे एक विज्ञान का दर्जा दिलाया और कैसे सिगमंड फ्रायड जैसे क्रांतिकारी विचारक ने हमें हमारे ही मन के अनजाने कोनों की सैर कराई। ये तो बस शुरुआत है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। इसमें बच्चों के विकास से लेकर बूढ़ों की समस्याओं तक, प्यार और नफरत से लेकर सीखने और याद रखने तक हर चीज का अध्ययन किया जाता है। हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक पूरी की पूरी ब्रांच है, जैसे सोशल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपने मन के दरवाजे बंद मत कीजिए। अपने अंदर चल रही बातों को, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कभी उदास लगे या गुस्सा आए या किसी बात से डर लगे तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये सब इंसान होने का हिस्सा है और मनोविज्ञान हमें इसी इंसान होने की पहेली को सुलझाने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि हम सब थोड़े बहुत अजीब हैं और यही बात हमें खूबसूरत बनाती है। तो अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे क्यों को जानने की उत्सुकता को कभी मरने मत देना। ये तो हमारा क्रैश कोर्स नंबर 1 था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे हम मनोविज्ञान की और भी दिलचस्प बातों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हम सीखते कैसे हैं, हमारी याददाश्त कैसे काम करती है, हम प्यार में क्यों पड़ते हैं और हमें गुस्सा क्यों आता है। ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, जो आपको न सिर्फ ज्ञान देगा बल्कि आपको एक बेहतर और खुशहाल इंसान बनने में भी मदद करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मन की ये दुनिया जितनी आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं।